नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं जनसंचार 24 न्यूज। आपको बता दें कि सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र उपचुनाव 2023 की महिला उम्मीदवार डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इनसे कुछ हम सवाल जवाब करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये चुनाव होता है और इसमें क्या सुविधाएं किनको मिलती है। स्वागत है मैम आपका जनसंचार 24 न्यूज में। धन्यवाद, नमस्कार। मैम अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी है और हम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पीजी डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा और प्रत्याशी हैं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र उपचुनाव 2023। इसका वोटिंग 31 मार्च 2023 को होना है। और अगर मेरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो भी बता सकती हूँ मैं। ग्रेजुएशन में मैंने इंजीनियरिंग किया है, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, और उसके बाद HCL टेक में मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। लेकिन सोचने पर मुझे लगा कि मैं कुछ और करना चाहती थी लाइफ में। तो फिर और जब सोचा, गहराई से लोगों से बातचीत की, विचार विमर्श गुरुजनों से किया, तो लगा कि मुझे पॉलिटिकल स्टडीज जो है वो करना चाहिए। तो मैंने JNU से MA इन पॉलिटिकल साइंस किया और उसके बाद बिहार सचिवालय सेवा को ज्वाइन किया, क्योंकि JNU में जाने के बाद जो है रिटर्न बैक टू रूट्स और गिव बैक टू सोसाइटी जैसी चीज़ों का मेरे मन में जो है बीजारोपण हुआ और मुझे लगा कि नहीं, वापस अपनी सोसाइटी की तरफ चलना चाहिए, उसके बजाय कि आप विदेश चले जाएं या महानगरों में रहें, क्योंकि यहाँ पे स्थिति अच्छी नहीं थी। तो मैं वापस आ गई और जॉब करने के दौरान ही जो है ये BPSC के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आया और फिर मैंने इसको ज्वाइन किया। उसमें लगभग आधे दशक बिताने के बाद बिहार सचिवालय सेवा में। जी मैम, बात करते हैं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव की। शिक्षक निर्वाचन चुनाव में किसी भी व्यक्ति को वोट करने के लिए उसकी साक्षात्कारता कितनी होनी चाहिए? अच्छा, तो वोट करने के लिए क्राइटेरिया ये है कि हाई स्कूल और हाई स्कूल से ऊपर के शिक्षक जिनको 3 साल का अनुभव है, हाई स्कूल में हो, +2 में हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, मान्यता प्राप्त BEd और ITI भी इसमें आ गए हैं, और अप टू 3 इयर्स ऑफ रिटायरमेंट तक जो शिक्षक हैं उनको चाहे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र हो चाहे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र हो, उसके लिए वोटर बनना पड़ता है अलग से। तो जो इसमें वोटर बन जाते हैं वही जो है वोट कर पाते हैं। जब हाई स्कूल की बात करेंगे मैम आप, तो हाई स्कूल में अभी जो भी वैकेंसी आई थी तो उसमें अतिथि के रूप में, अतिथि शिक्षक के रूप में उनको भर्ती कराया गया था, जिसमें मैम वो जिस दिन काम करते हैं उस दिन की उनको सैलरी वेतन मिलती है, जिस दिन छुट्टी पर आते हैं उस दिन की नहीं मिल पाती है। तो उसमें आप क्या करना चाहेंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, मैंने जो ये 5 जिलों का भ्रमण किया और मैं खुद शिक्षक हूँ, तो ये मैं मानती हूँ कि बिहार में कई कोटि के शिक्षक बना दिए गए हैं और इसकी आवश्यकता नहीं थी, और उसमें से 1 कोटि जो है अतिथि शिक्षकों की भी है। और उनके साथ मानवाधिकार एंगल से देखे या दूसरे एंगल से भी देखे तो स्थिति सही नहीं है, शोषण है उनका। आपने जो कहा उसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि मैं महिला भी हूँ। तो जो महिला अतिथि शिक्षक हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो महिला ही हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जो विशेषावकाश है जो अन्य महिलाओं को मिलता है उन्हें नहीं मिलता। जब दर्द एक सा है तो अलग अलग ट्रीटमेंट क्यों? तो बात वही है, पुरुष हो या महिला हो, शिक्षक अतिथि शिक्षकों के साथ जो ट्रीटमेंट है वो अनफेयर है और मुझे लगता है कि उनका सर्विस कंडीशन सुधरना चाहिए और उसके लिए मैं आवाज उठा रही हूँ। शिक्षकों की स्थानांतरण की जो बात है वो काफी दिनों से पेंडिंग में है, तो उसके बारे में क्या करना चाहिए और पेंडिंग क्यों है? देखिए, जो स्थानांतरण नियमावली की जहाँ तक बात है, ये एक ऐसा चीज है जो नॉन फाइनेंशियल डिसीजन है, सरकार का 1 रुपया भी नहीं लगना है, ठीक है। और पता नहीं क्यों सरकार फिर भी देरी कर रही है, तो ये सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करता है ये चीज। और 1-2 महीने पे सरकार जो है न्यूज़पेपर में निकलवा देती है, न्यूज़पेपर में आ जाता है कि अब हो रहा है, अब हो रहा है, अब हो रहा है, लेकिन होता नहीं है। तो इससे जो है शिक्षकों को बड़ा कष्ट है, खासकर जो हैंडीकैप्ड टीचर्स हैं या महिलाएं हैं वो विशेषकर प्रभावित हैं। और इसमें जो है देखिए कि कितना परेशानी है अलग से, कि मान लीजिए कि कोई सिवान में गोपालगंज जिला से यहाँ पे वर्किंग है, तो उसको अपने परिवार से दूर रहने की पीड़ा, यहाँ पे रूम लेते हैं तो अलग से फाइनेंशियल बर्डन,
जो भी उनका सैलरी जितना कम है, और उस पे भी अलग से ये बर्डन। और मान लीजिए कोई बड़ी बीमारी या इमरजेंसी का फोन आता है तो उन्हें भाग के अपने घर दूसरे जिले में जाना पड़ता है छुट्टी यहाँ से लेके, और फिर शिक्षकों पे आक्षेप लगता है कि मास्टर साहब क्लास में नहीं है। तो ये सब दिक्कतें हैं। तो मुझे लगता है कि घर के पास गृह जिला में स्थापना हो जाएगी तो रेगुलर होने की संभावना और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो इसलिए सरकार को ये नॉन फाइनेंशियल डिसीजन है और इसको लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और इसको अविलंब जो है स्पष्ट स्थानांतरण नियमावली बननी चाहिए। शिक्षकों की जो बात है तो शिक्षकों को पढ़ाई के अलावा अन्य भी कार्य कराए जाते हैं, जैसे कि जनगणना हो गया, या अभी शराबबंदी चल रही है तो शराबबंदी में भी उनसे कुछ ड्यूटी दी गई है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितना तक सही है? जी बिल्कुल, आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है। कोई ऐसी सेवा नहीं है जिसमें हम अपने काम के अलावा 32 से ज्यादा गैर शैक्षणिक कार्य करते हैं। 32 से ज्यादा, 1 2 4 नहीं। और पढ़ने पढ़ाने के लिए हम लोग उसी के लिए अपॉइंट किए गए हैं, और सोचिए कि उसी के लिए हमें फ्री नहीं छोड़ा जा रहा है और समाज में फिर बदनाम किया जाता है कि मास्टर साहब क्लास में नहीं है। तो बताइए एक आदमी कहाँ कहाँ रहे, अपना मेन काम करे पढ़ाई का। एक लेक्चर लेने के लिए 1 घंटे का आपको जानकारी होना चाहिए कि कम से कम 2-2.5 घंटे पढ़ना पड़ता है। तो जब 32 से ज्यादा गैर शैक्षणिक कार्य कराए जाएंगे तो बताइए कि हमारे ऊपर इतना ऑलरेडी जो है बर्डन डाल दिया जाता है, तो कैसे जो है क्वालिटी एजुकेशन की बात जो है वो सच साबित हो पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी इतनी ठंड में जातीय जनगणना चल रही थी, शिक्षक जो है, और कितने शिक्षक काल कौलित हो गए और कोई सुध लेने वाला नहीं था, आवाज उठाने वाला नहीं था। तो ये बहुत ही दुखदाई है। और इसी तरह की घटना जो हुई थी तमीजुद्दीन सर के साथ कटिहार में, मिड डे मील का जो बोरा बेचने की जो घटना थी आपने सुना होगा, और उसको लेके जो है तभी मैंने एक प्रोग्राम किया था, बिहार में शिक्षकों का अपमान कब तक, जिसमें तमीजुद्दीन सर थे और जो भी इंटेलेक्चुअल नेटवर्क थे, जेएनयू के हो चाहे और जगह भी बाहर के, जो जिनको बिहार से एफिनिटी है, लगाव है, उस समय मैंने ये प्रोग्राम किया था। और फिर इंतहा तो तब हो गई जब जो है शौच करते वक्त फोटो खींचने की बात थी, चाहे पुरुष शिक्षक हो या महिला शिक्षक हो, सबको ये करना था। और अब ये आपने ये भी कहा कि शराबबंदी में जो है वो इन्फॉर्म करने वाली बात थी कि शिक्षकों को इन्फॉर्म करना है, जिस पर उन पे जान पे भी बन आने की बात है। तो इन सब का मैं विरोध करती हूँ और ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे सर से जो है गैर शैक्षणिक कार्य हटाए जाना चाहिए, जिससे कि हम लोग पढ़ने पढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं। और जो वित्त रहित शिक्षक हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वित्त रहित शिक्षक ये भी एक कोटि के शिक्षक हैं बिहार में। जैसा कि मैंने बताया, इतने तरह के कोटि के शिक्षक बिहार में कर दिए गए हैं। तो वित्त रहित शिक्षकों के साथ अजीब विडंबना है। देखिए कि उनका लगभग 1 दशक से अनुदान बकाया है, और घाटा अनुदान की भी बात थी, वो फिर जो है उसकी कहीं भी कोई बात नहीं है। तो उनके साथ कैसे इस महंगाई में उनका घर चल रहा होगा, ये सोचना भी अपने आप में कितना कष्टदायी कि उनको वेतन के रूप में जो राशि मिलती है अनुदान से, वो 1 दशक से भी अधिक लंबित है, और वो कहने को सिर्फ शिक्षक है और उनका शोषण इतना ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि एक सम्मानजनक वेतनमान मिलना चाहिए उन्हें, और ताकि वो जो है समाज में वो सर ऊंचा करके चल सके, वो बिल्कुल निरीह प्राणी की तरह न रहे। और फिर उनके संस्थानों का राजकीयकरण होना चाहिए। सरकार को बैठाए जो है इतना रिसोर्सेज, चाहे जमीन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फैकल्टीज हो, वो मिल रही है ऐसे ही। तो फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि सरकार की ऐसी मंशा क्यों है कि वो वित्त रहित संस्थानों के साथ इतना अन्याय कर रही है। तो मैं वित्त रहित जो संस्थान के शिक्षक है, मैं उनके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी हूँ, और मैं जो है उनके ऊपर जो शोषण हो रहा है उसके मैं खिलाफ हूँ। अभी तक जितनी भी चुनाव हुई है उसमें देखा जाता है, लोकसभा चुनाव हो, आम सभा चुनाव हो या विधानसभा हो, सब में जातिगत वोट भी होती है। तो क्या इस चुनाव में भी जातिगत वोट हो रही है? देखिए, वोटिंग 31 मार्च को है, और मैं भी तरह तरह की बातें सुन रही हूँ कि इस आधार पे चला जाएगा और उस आधार पे चला जाएगा। तो मैं बार बार शिक्षकों से जो भ्रमण कर रही हूँ, तो यही अपील कर रही हूँ कि आप शिक्षक हित पर ही मतदान करें, शिक्षक हित ही आधार रखें।
क्योंकि बाकी समय में सिस्टम को कोसने से उसके बाद कुछ नहीं होगा। जिस आधार पे आप मतदान करेंगे आपको लाइफ में वही चीजें मिलेंगी। तो इसको भी जो है अन्य चुनाव की तरह खींचने का पूरा प्रयास हो रहा है, चाहे इसको राजनीतिक दल पर ले जाने का प्रयास हो या सत्ता से अपने आप को करीबी दिखाने की बात हो। तो मैं यही शिक्षकों से बार बार आग्रह कर रही हूँ कि इसकी सैंक्टिटी भी बचाए रखना हम ही लोग का कर्तव्य है। जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक इतना बढ़िया प्रोविजन बनाया है तो इसकी पवित्रता भी हमें बचाए रखनी चाहिए, नहीं तो टैक्स पेयर्स की मनी का वेस्टेज का ही ये एक एग्जाम्पल बन के रह जाएगा जो MLC है शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का। तो सभी शिक्षकों से यही अपील है कि शिक्षक हित पर ही मतदान करें ताकि शिक्षकों का विकास हो और इसमें पूंजीवादी प्रवृत्ति और बाकी जो चीजें बुराइयां आ रही हैं वो सारे कुचक्र से हमें बाहर निकलकर शिक्षक हित पर ही मतदान करना चाहिए, यही मेरा मानना है। अभी तक तो मैंने अपने जो भी सारे सवाल थे उसको मैंने आपसे पूछा, लेकिन आप अपने तरफ से आपका मैनिफेस्टो क्या है जिसपे आप चुनाव को लड़ रही हैं? जी, मैं 12 प्रमुख मुद्दों पर चुनाव लड़ रही हूँ। मेरे 12 संकल्प हैं संकल्प पत्र में। तो उसमें जो आपने अभी पूछा मोटा मोटी सभी आ गए। उसके अलावा मतलब वित्त रहित शिक्षक और नियोजित शिक्षक, अतिथि शिक्षक के मुद्दे तो है ही, महिला शिक्षकों के मुद्दे तो है ही। उसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो एक संकल्प है, उसके लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूँ। मैं अपने जिला की जो है उसमें उपाध्यक्ष हूँ, उसके लिए जो लड़ाई चल रही है ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए। तो 2004 के बाद ये झुंझुना हमें थमा दिया गया है और कई सारे राज्यों में तो ये लागू ही नहीं हुआ है, जैसे वेस्ट बंगाल हो और कई राज्य हैं, और नए पर तो राजस्थान हो चाहे हिमाचल प्रदेश हो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया गया है। तो जब वहाँ की अर्थव्यवस्था नहीं ढह रही है तो हमारे यहाँ की कैसे? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाए तो ओल्ड पेंशन स्कीम बिल्कुल संभव है और मैं सभी शिक्षकों से गुजारिश करूंगी कि इसमें आवाज से आवाज मिलाए। उसके अलावा जो है महिलाओं के लिए चाइल्ड केयर लीव की बात है कि 2 साल का प्रावधान होता है बच्चों की इमोशनल नीड्स या परीक्षा या बर बीमारी के लिए, ये होता है जिसको आप ब्रेक करके ले सकते हैं बच्चा जब तक कि 18 साल का ना हो जाए। तो चाइल्ड केयर लीव बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा स्वस्थ शिक्षक विद्यार्थी अनुपात के लिए जो क्वालिफाइड टीचर्स हैं उनकी अधिक से अधिक संख्या में नियुक्ति हो, पर्याप्त संख्या में शिक्षक आए जिससे बेरोजगारों को रोजगार भी मिले और बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन, और जब ठीक संख्या में शिक्षक रहेंगे तभी जो है पढ़ाई अच्छे तरीके से क्वालिटी एजुकेशन हो पाएगा। इसके अलावा जो है पढ़ाई के अलावा भी टैलेंट है, जैसे खेल संसाधन है, म्यूजिक है, लैब है, लाइब्रेरी है। तो मुझे लगता है इनको और थोड़ा सशक्त किया जाए तो बेहतर परिणाम दूसरे फील्ड्स में भी आ सकते हैं। उसके अलावा जो है जो छुट्टियां हैं अवकाश का जो है समान रूप से लागू करना है, उसमें भी बहुत वेरिएशन है, अनफेयर है, अनइवननेस है, तो उसको दूर करना चाहिए। पश्चिमी चंपारण में जो है एक राजकीय विश्वविद्यालय होना चाहिए। तो इन सब जो मुद्दों पे 12 लगभग मुद्दों पे मैं लड़ रही हूँ, यही मेरा संकल्प है। थैंक यू मैम, जनसंचार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मेरा क्रमांक 10 पर बैलेट पेपर पे जो है वो लक्ष्मी कुमारी नाम अंकित है। आप सभी शिक्षकों से आग्रह है कि 31 मार्च को मुझे प्रथम वरीयता का वोट देकर शिक्षक हित को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।